हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अपनाने की याद में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स के समझौते को अपनाने की याद में मनाया जाता है। 2013 से इसे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। विश्व वन्यजीव दिवस जो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दुनिया में जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने का एक पहल के रूप में मनाया जाता है। इसे 1973 में वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन लाया गया था। साइट्स पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 2013 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की गई और ये पूरे विश्व में 2014 से इसे अपनाया गया और मनाया जाने लगा। 2025 का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। इसे याद रखेंगे। वही भारत में देखते हैं वन्यजीव की स्थिति क्या है। भारत में कुल 1014 संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, 573 वन्यजीव अभयारण्य है, 115 है संरक्षण रिजर्व और 220 सामुदायिक रिजर्व है, जो देश के लगभग 5.32% क्षेत्र को कवर करता है। देश में कुल 400 से अधिक स्तनपाती प्रजातियां हैं और 1300 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 600 से अधिक सरीसृप प्रजाति है। 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों का आबादी लगभग 3682 हो गया है, जो दुनिया का लगभग 75% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। वही एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं, जो इसकी आबादी लगभग 674 है। वही सरकार के द्वारा कौन कौन सी उठाई गई पहले वो भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो टाइगर का संरक्षण के लिए इसके आबादी को बढ़ावा देने के लिए 1973 में शुरू किया गया था। वही प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया था। वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की कानूनी व्यवस्था और संरक्षण प्रदान करने के लिए अवैध शिकार को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था संसद के द्वारा। वही चौथा है इको सेंसिटिव जोन, जो मानवीय प्रभाव को कम करने के लिए एक संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र को एक बफर जोन बनाने के लिए इसे लाया गया। वही सामुदायिक संरक्षण पहल, ये पारिस्थितिकी पर्यटन और टिकाऊ आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय भागीदारों को प्रोत्साहन करना है ताकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो सके। अगला सवाल है, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह केरल में है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य में एक जीव संरक्षण किया गया। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में 14 नई पक्षी प्रजाति पाई गई है, जिसमें से ग्रे हेरोन, भारतीय चित्तीदार ईगल और बेनोली ईगल अन्य शामिल है। इस अभयारण्य में लगभग 245 पक्षी है। कुल पक्षियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या है। इसका स्थान कहाँ है? केरल में है, इडुक्की जिला में है। इसका स्थापना 1984 में किया गया था और यहाँ पे 2 नदी बहती है। एक है चेरुथेनी नदी और दूसरा है पेरियार नदी। इसे याद रखेंगे। वन्य प्रकार कौन कौन सा है? ये पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती वन और पहाड़ी शोल के साथ घास के मैदान भी है। अर्थात यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाई है हमारा वन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुर्द क्षेत्र चर्चा में रहा, ये कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह इराक में है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। इराक में लगभग 4 दशक में पहली बार आधिकारिक जनगणना किया गया। इसमें 46.1 मिलियन लोगों की संख्या दर्ज की गई। संघीय इराक में है 72% आबादी शहरों में रहती है, जबकि कुर्द क्षेत्र में यह अनुपात 84% है। कुर्दिस्तान क्षेत्र, जिसे कुर्द क्षेत्र भी कहा जाता है, कुर्द रीजन, ये क्या है? ये मुख्य रूप से इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की में एक जातीय कुर्दों की निवास वाला क्षेत्र है। इसी को कुर्द क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा है कुर्द रीजन है। इसमें कौन कौन सा देश आ जाता है? तुर्की है, उत्तरी हिस्सा है, वही इराक है, आर्मेनिया है और ईरान है। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार उत्तरी इराक में एक स्वायत्त क्षेत्र है जो इराकी कुर्दिस्तान का प्रशासन करता है। इसे याद रखेंगे। और इसकी राजधानी है, कुर्दिस्तान क्षेत्र का राजधानी एरबिल और वही है इराक का राजधानी बगदाद है। यहाँ की पर्वतें हैं, इसमें जाग्रोस की पर्वत प्रणाली और टायरस की पूर्वी विस्तार शामिल है। मतलब पूर्वी तक इसमें 2 पर्वत का नाम याद रखेंगे, जाग्रोस और टारस। यहाँ 2 नदियां प्रमुख है, टिग्रिस और ग्रेट जॉब नदियां। ये इस क्षेत्र से होकर बहती है 2 नदियां, टिग्रिस और ग्रेट जॉब नदियां। वही भारत और कुर्दिस्तान क्षेत्र के बारे में जानते हैं कौन कौन सा संबंध है भारत का। भारत पहली बार अगस्त 2016 में कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी इरबिल में अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापना किया था। यह पहला वाणिज्यिक दूतावास था भारत के द्वारा। अगला सवाल है, आत्मकथा दिया सलाई का लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी है इसके लेखक। ये न्यूज में क्यों है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने
सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेशन के साथ मिलकर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन किया था। यह पुस्तक में सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और वैश्विक करुणा की खोज पर प्रकाश दिया गया है। वही कैलाश सत्यार्थी के बारे में जानते हैं। ये एक भारतीय समाज सुधारक जिन्होंने भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार का वकालत भी किया। इसका योगदान है कि बचपन बचाओ आंदोलन ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में किया गया था। 1980 में इसकी शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी, जो बच्चों के अधिकार के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसी साल मलाई यूसुफजई को भी संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वही भारत में किसे नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है, तो सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को, जो लिटरेचर साहित्य में मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। वही दूसरा मिला था सीवी रमन को 1930 में। यह फिजिक्स में मिला था जब ये रमन इफेक्ट को खोज की थी 1928 में। वही तीसरा था मेडिसिन में, जो हुआ था हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। ये मेडिसिन के लिए था, जो कौन सा, वो जेनेटिक कोड इन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मिला था, इसमें खोज के लिए। मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए 1989 में। वही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो फिजिक्स में मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1980 में इकोनॉमिक्स के लिए। था वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में। 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए। और 2019 में जो लास्ट मिला हुआ है अभिजीत बनर्जी को, ये इकोनॉमिक्स में मिला था। ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्लोबल पॉवर्टी को एलिवेटिंग करने के लिए। दोस्तों, अगर आज करंट अफेयर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि किसने खींची? इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य L1 के द्वारा ये पहली तस्वीर ली गई है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने एक मील का पत्थर साबित हासिल किया है, जो फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने निचले सौर वायुमंडल में सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। इससे वैज्ञानिकों को क्या होगा कि ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा है, उसे वायुमंडल में किस प्रकार प्रभावित होता है, यह जानने में इसे मदद मिलेगा। वही देखते हैं सौर फ्लेयर कर्नेल क्या है। सौर फ्लेयर सौर वायुमंडल में सौर ऊर्जा का अचानक एवं तीव्र विस्फोट है और यह घटना सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा अचानक फट जाता है और बहुत विस्तार भी हो जाता है। वही पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाले इन हानिकारक विकिरणों को जमीन पर पहुंचने से रोकता है। वही आदित्य L1 के बारे में जानते हैं। आदित्य L1 ये भारत का प्रथम सौर मिशन था, जिसे 2023 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। वही आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को लेग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचा था। इसे याद रखेंगे, कौन से स्थान पे ये इसको शिफ्ट किया गया है, L1 पे, लेग्रेंज पॉइंट L1। अगला करंट अफेयर्स है। मिष्टी योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। गुजरात मिष्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर क्षेत्र में कवर करके मैग्रो वन रोपण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। मतलब सबसे ज्यादा मैग्रो वन का वहां पे रोपा गया है। इसे 2023 में मिष्टी अर्थात मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम, इस योजना का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत के मैग्रो कवर को विस्तार करना है। लॉन्च किया गया था केंद्रीय बजट 2023-24 में और इसको कब तक किया जाएगा कार्यान्वयन? 2023 से लेकर 2028 तक इसका किया जाएगा। इसका मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य था कि बिगड़े हुए मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और भारत के मैग्रो आवरण को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, समुद्री कटाव के विरुद्ध तटीय लचीलेपन को मजबूत करना, क्योंकि मैग्रो वन तटीय कटाव को रोकता है। समुद्री तूफान से तटीय कटाव को रोकता है मैग्रो, ये बहुत बड़ा इसका इंपोर्टेंस है। वही भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% क्षेत्र मैग्रो वन में कवर करता है। वही वर्ल्ड वाइड देखते हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 36% ग्लोबल मैग्रो वन है। वही नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में 17% है। वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में है 15% और साउथ अमेरिका में है 14%, जो पूरे दुनिया के मैग्रो को परसेंटेज के रूप में आप दिया है। वही भारत में सबसे ज्यादा मैग्रो वन है 2114 की स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग पूरे भारत का 42% कवर करता है, जो है वेस्ट बंगाल आपको सुंदरवन में। वही गुजरात में है 23%, अंडमान निकोबार आइलैंड में है 12%, आंध्र प्रदेश में 8% और महाराष्ट्र में 6%। इस प्रकार से मैग्रो को पूरे भारत में यहाँ पे डिटेल दिया गया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, खसरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये एक वायरस है, न कि बैक्टीरिया। अगला सवाल है, नवजात शिशु में सेप्सिस का मुख्य कारण कौन सा जीवाणु रोगजनक है, अर्थात बैक्टीरियल पैथोगोन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रुप बी
स्ट्रोपोकोकस के द्वारा ये उत्पन्न होती है। ये खासकर ये बच्चों में होती है। और अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में देखे गए 3 चक्रवातों का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा राय, सेरू और ऑर्फर्ड। ये 3 चक्रवात एक साथ उत्पन्न हो गए हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है, क्रिकेट मेंढक की खोज नई प्रजाति के रूप में की गई है, जो कहाँ की गई है? यह है नॉर्दर्न वेस्ट घाट में, उत्तरी पश्चिमी घाट में इसे खोज गया। इसका नाम रखा गया क्रिकेट फ्रॉग। अगला सवाल है, हाल ही में BRO प्रोजेक्ट स्थल पर हिमस्खलन हुआ है, ये कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में है BRO प्रोजेक्ट, यहीं पे हिमस्खलन हुआ है। और दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।